नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक वाइकर सिविल योगी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपसे वादा था, एमपीपीएससी 2024 के एग्जाम होने तक हम हर यूनिट के सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके सामने लाएंगे और उनके जो सबसे अच्छे, सबसे सिलेक्टेड एमसीक्यूज हो सकते हैं, उसकी आपके साथ प्रैक्टिस करवाएंगे। तो उसी सीरीज में आज हमारा यूनिट 2 लेकर मैं वापस हाजिर हो गया हूँ। दोस्तों देखिए, कई सारे यूट्यूब चैनल है, कई सारी क्लासेस है, कई सारी आपकी टेस्ट सीरीज है। ऑलरेडी आप उनसे जुड़े हुए हैं, उनको लगा रही है, बहुत अच्छी बात है। रिवीजन बहुत जरूरी होता है, लेकिन इस चैनल पर आपको जितना ब्रीफ में, जितना इंपॉर्टेंट और एमपीपीएससी ओरिएंटेड क्वेश्चन मिलेंगे, उतने आपको कहीं और नहीं मिल पाएंगे। इसीलिए आप जहां से जो भी तैयारी कर रहे हैं, जिस भी तरीके की तैयारी कर रहे हैं, अपना आधा घंटा, 40 मिनट, 45 मिनट इतने का ही वीडियो हम डेली लाने वाले हैं आपके लिए। इसमें आप ये क्वेश्चन जरूर लगाइएगा, देखिएगा आप कितने सही कर पा रहे हैं, कितने सही नहीं कर पा रहे हैं। और ये वीडियो आपके दिमाग में एक पूरा खाका, एक पूरा नमूना तैयार कर देगी कि किस तरह के क्वेश्चन आपको एमपीपीएससी एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। इस सीरीज में बिल्कुल भी बहुत हाई बना क्वेश्चन बनाने की कोशिश नहीं की गई है, ना क्वेश्चन का स्तर लो रखने की कोशिश की गई है। कोशिश किया गया है कि एमपीपीएससी में जैसे क्वेश्चन आते हैं, आपको वैसे क्वेश्चन करवाए जाए। आपका जो ब्रेन है वो इस तरीके से ट्रेंड हो कि एमपीपीएससी के एग्जाम हॉल में जाकर आपको किस तरीके से क्वेश्चन को लगाना है, डील करना है। तो चलिए बिना देरी किए हम चालू करते हैं यूनिट 2 के सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यू। दोस्तों, मेरी पूरी कोशिश है कि जल्दी हम आपके साथ लाइव भी जुड़ सके और जल्दी ही हम आपके साथ लाइव भी जुड़ेंगे। ये जो क्लासेस चल रही है अभी हमारी, जल्दी वो मैं आपके बीच लाइव भी लेके आ जाऊँ। चलिए यूनिट 2 के क्वेश्चन शुरू करते हैं। आपकी जो डिमांड रहेगी, जैसी डिमांड रहती है, कमेंट में जरूर बताइएगा। हम उसे पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए, तो यूनिट 2 का ये रहा स्क्रीन पे आपका पहला क्वेश्चन। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? चलिए 10 सेकंड है आपके पास आंसर देने के लिए, जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए मुझे। जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन सी आ रहा है वो बिल्कुल सही है, सातवां। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में सातवां स्थान है, इस चीज का ध्यान रखना। और अगर जनसंख्या की बात की जाए तो अभी कोई ऑफिशियल डेटा नहीं आया है। भारत सरकार के अनुसार अभी भी हम विश्व में जनसंख्या के मामले में दूसरे नंबर पर है। वहीं कहीं इंटरनेशनल एजेंसी जिसमें डब्ल्यूएचओ भी शामिल है, उसके अनुसार हम पहले स्थान पर आ चुके हैं जनसंख्या के मामले में। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा सिस्टम हमारा वर्क नहीं कर रहा है, ये क्या दिक्कत है? 1 मिनट, बस 1 मिनट मुझे दीजिए, कुछ टेक्निकल इशू में उसे सॉर्ट कर लूँ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय ईस्ट देशांतर के निकट, आईएसटी देशांतर है बेसिकली, आईएसटी देशांतर के निकटतम है? रीवा, सागर, उज्जैन, होशंगाबाद। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन एमपीपीएससी बहुत ज्यादा पूछते आया है। चलिए आंसर दीजिए जल्दी से। जिसका भी उत्तर ए रीवा आ रहा है वो बिल्कुल सही आ रहा है। रीवा मानक समय देशांतर जो है उसके सबसे निकट स्थित है, जो गुजरती है हमारे कहा, इलाहाबाद नैनी से। इलाहाबाद नैनी। दोस्तों आपको पूरी कोशिश करनी है कि मानक देशांतर समय जो आईएसटी टाइम लाइन है उसके निकट एमपी के कौन कौन से शहर है, उन सबको आप देखते चलिए, मैप से आपके कवर होंगे। अगला क्वेश्चन है आपका,
भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ए छोटा निकोबार, बी बड़ा निकोबार, सी कार निकोबार या डी तमिलनाडु। अब दोस्तों, दक्षिणतम पॉइंट तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ये तो याद कर लेते हैं, पर जब इस तरह से क्वेश्चन आते हैं ना, तो हमारे लिए बड़ी समस्या हो जाती है। चलिए, जिसका भी उत्तर सी कार निकोबार आ रहा है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, भारत का जो दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है वो कार निकोबार में स्थित है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अक्साई चीन का भाग है? ठीक है, ए काराकोरम श्रेणी, बी शिवालिक श्रेणी, सी कश्मीर घाटी या डी लद्दाख का पठार। चलिए जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। जिसका उत्तर ऑप्शन डी आ रहा है लद्दाख, वो बिल्कुल सही है। जो लद्दाख का पठार है वो अक्साई चीन के भाग में है। जैसे आपको पता होगा, ये कश्मीर का भाग था भारत का। 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया और भारत का ये जो पार्ट है इस पर उसने अवैध कब्जा करके रखा है। इसी को अक्साई चीन बोलते हैं, अक्साई चीन। और इस अक्साई चीन में भारत का अगर भौगोलिक विभाजन आप देखेंगे तो लद्दाख का पठार आ जाता है। ठीक है, लद्दाख का पठार। इसके अलावा जो कश्मीर घाटी है या शिवालिक श्रेणी है या काराकोरम श्रेणी है, ये भारत में ही है, भारत के ही नियंत्रण में रहती है। अक्साई चीन में ये नहीं गई हुई है। मैं बहुत ब्रीफ में आपको एक्सप्लेन भी करते चल रहा हूं, काफी ब्रीफ में, ताकि ये एमसीक्यू सीरीज में आपका ज्यादा समय ना जाए। अगर आपको ऐसा लगता है कि सर कोई क्वेश्चन है या कोई टॉपिक है जिनको बहुत डिटेल में समझना या पढ़ना है, तो आप बता सकते हैं, मैं डिटेल में भी उसका एक वीडियो ले आऊंगा। जो भी टॉपिक आपको मुश्किल लगे बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? चलिए जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। ए अन्नामुड़ी, बी डोडा बेट्टा, सी गुरु शिखर या डी महेंद्रगिरी। जिसका उत्तर बी डोडा बेटा आ रहा है वो बिल्कुल सही है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम डोडा बेट्टा है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, सेवराय पहाड़ियां कहाँ स्थित है? थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है इसमें, सेवराय नहीं सेवराय है। सेवराय की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? ए आंध्र प्रदेश, बी कर्नाटक, सी केरल या डी तमिलनाडु। चलिए जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। जिसका उत्तर ए आंध्र प्रदेश आ रहा है वो बिल्कुल सही है। सेवराय की पहाड़ी आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगी? तो आंध्र प्रदेश में देखने के लिए मिलेगी। आज थोड़ा सा सिस्टम हमारा ठीक से चल नहीं रहा है, पर ठीक है, मैनेजेबल है चीज, है ना? इतना तो मैनेज कर ही सकते हैं आप। ठीक है, ऑनलाइन पढ़ाई में ये भी एक छोटे छोटे इशू होते रहते हैं, पर हाँ, लगातार हमारी कोशिश है कि ये सारे छोटे छोटे इशू जल्दी से जल्दी पूरी तरीके से आपके लिए सॉर्ट आउट कर लिए जाए। देखिए, अभी तो हमारे क्लासेस शुरू ही हुई है, नया नया दौर है, हमारे लिए भी सिस्टम नया ही है। कुछ ही दिनों में ये सारी प्रॉब्लम पूरी तरीके से सॉर्ट आउट कर ली जाएगी। ठीक है, कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच स्थित है वह है धौलाधार तथा पीर पंजाल, रन ज्योति तथा नाग टिब्बा, लद्दाख तथा पीर पंजाल, मध्य हिमालय तथा शिवालिक। चलिए जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। जिसने मैप बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, मैप बहुत अच्छे से देखा होगा, ज्योग्राफी को रटा नहीं, रटने वाले यहाँ पे भूल जाएंगे। जिसने मैप को बहुत अच्छे से देखा होगा उसके लिए क्वेश्चन बहुत इजी होगा। उत्तर है डी मध्य हिमालय तथा शिवालिक। कुल्लू घाटी मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच आती है। ठीक है,
इसका ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगों में कौन सही सुमेलित नहीं है? और मैं हमेशा बोलता हूं जब एमपीपीएससी में इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो हमेशा है पूछा या नहीं पूछा, इसको जरूर गौर करना। इसमें बहुत सारे विद्यार्थी गलत ऑप्शन चूज कर लेते हैं। ए सिपकिला हिमाचल प्रदेश, बी बोमडिला अरुणाचल प्रदेश, सी नाथुला मेघालय, या डी जोजिला जम्मू कश्मीर। चलिए बताइए कौन सा सही सुमेलित नहीं है। बेसिकली कुछ दर्रों का नाम दिया गया है। दर्रे मतलब पहाड़ से आने जाने के रास्ते होते हैं। तो ये 4 दर्रे हैं। कौन सा दर्रा सही सुमेलित नहीं है? जिसका उत्तर सी नाथुला आ रहा है वो बिल्कुल सही है। नाथुला दर्रा आपको मेघालय नहीं सिक्किम में देखने के लिए मिलेगा। इस दर्रे से होते हुए आप सीधे चाइना में जा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, 10 डिग्री चैनल किसे पृथक करता है? अंडमान को निकोबार द्वीप से, अंडमान को म्यांमार से, भारत को श्रीलंका से, या डी लक्षद्वीप को मालदीव से। दोस्तों एमपीपीएससी में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे और ऐसे ही क्वेश्चन में आप सिली मिस्टेक्स करेंगे। ध्यान रखना ये सिली मिस्टेक्स होने वाले क्वेश्चन है। और ये ऐसे क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो आप डेफिनेटली वो जो 1, 2, 3 नंबर से रह जाने वाले लोग हैं ना, उनके यही क्वेश्चन गलत होते हैं हमेशा। तो इसका उत्तर है ए, अंडमान को निकोबार द्वीप से। ए जिसका वो बिल्कुल सही है। 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री ये सब आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, लेकिन जिन्होंने रटा होगा ना उन्हें कभी ये याद नहीं हो पाएगा, वो बार बार भूल जाएंगे। जिन्होंने मैप में बहुत अच्छे से देख के 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री चैनल को लगाया होगा उनके ये क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं हो सकते, कभी भी नींद में भी गलत नहीं होंगे। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है? ए माजुली, बी अंडमान, सी लक्षद्वीप, या डी सॉल्सेट। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। और मैं आपको बता दूं ये आया वाला क्वेश्चन है, ठीक है। एमपीपीसीएस में नहीं आता है, किसी दूसरे पीसीएस में आया था। चलिए भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप तो हम याद कर लेते, वो तो माजुली है, ठीक है। लेकिन भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला द्वीप कौन सा है ये बताइए। चलिए जिसका उत्तर मुझे पता है मैक्सिमम लोग अंडमान लगा देंगे और उनका गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका सही उत्तर है सॉल्सेट द्वीप। सर ये कैसे हुआ? तो आपको मैं बता दूं जो सॉल्सेट द्वीप है ना उसी पे एक शहर स्थित है भारत का जिसको हम मुंबई बोलते हैं। अब आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। सबसे ज्यादा आबादी वाला द्वीप कौन सा हो जाता है? मुंबई, सॉरी सॉल्सेट, उसके ऊपर बसा हुआ शहर मुंबई है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गद्दी जनजाति निवास करती है। गद्दी जनजाति आपको कहां देखने के लिए मिलेगी? चलिए जल्दी जल्दी कमेंट किए करके बताइए। मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, या मेघालय में। जिसका उत्तर ऑप्शन बी आ रहा है वो बिल्कुल सही है। हिमाचल प्रदेश में आपको गद्दी जनजाति देखने के लिए मिलेगी। दोस्तों आपको क्वेश्चन लगाते हुए ही समझ में आ रहे होंगे कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने सिलेक्टेड क्वेश्चन है, कितनी ज्यादा मेहनत करके निकाले गए क्वेश्चन है। तो आप इन क्वेश्चन को स्किप करने की भूल बिल्कुल मत करना। ये जो हम हर यूनिट के 50 टॉपिक्स आपके 50 क्वेश्चंस ला रहे हैं, इन 50 क्वेश्चन को आप जरूर लगाइएगा, चाहे खाना खाते हुए सुन लीजिए, चलते हुए, खाली टाइम में सुन लीजिए, लेकिन इन क्वेश्चन को जरूर सुन लेना, स्किप करने की गलती मत करना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और हमारे YouTube चैनल को आप लगातार फॉलो करते रहिए, क्योंकि हम फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कोई भी आपसे शुल्क नहीं लिया जा रहा है, कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा, कोई फीस नहीं ली जा रही है, बिल्कुल निःशुल्क रूप से जब तक प्री का एग्जाम नहीं हो जाता सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है, जो सबसे जरूरी चीजें हैं, चाहे करेंट अफेयर हो गया, एफएलटीज हो गई, दूसरे यूनिट्स के सबसे कठिन नए जुड़े हुए टॉपिक्स हो गए, उन सबसे रिलेटेड वीडियो यहाँ पे आते रहेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए किसी से कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है, केवल आपको ईमानदारी के साथ इन्हें देखना है, ठीक है। आपकी जो सफलता होगी ना, आपकी जो सक्सेस होगी, बस वही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगी। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया दोस्तों, हम कोई कोचिंग संस्था या कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, आपके जैसे ही अभ्यर्थी है, प्री मेंस जैसी जगहों से जूझ रहे हैं। हमें भी लगता था कि सही टाइम पे शायद हमें गाइडेंस नहीं मिला, अगर मिला होता तो शायद हम कुछ और बेहतर कर लेते। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने सोचा है कि ऐसे विद्यार्थी जिनको सही गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है, उन्हें
प्रदान करने की एक हम छोटी सी कोशिश कर पाए। चलिए, टोडा एक जनजाति है जो निवास करती है, थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, अरावली पहाड़ियों में, मध्य प्रदेश में, नीलगिरी की पहाड़ियों में या विंध्याचल की पहाड़ियों में। जिसका उत्तर सी नीलगिरी की पहाड़ी आ रहा है वो बिल्कुल सही है। टोडा एक जनजाति है जो नीलगिरी की पहाड़ी में देखने के लिए मिलती है। ठीक है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी। आजा भाई, आजा मेरे पेन। तो ये ऑप्शन सी है सही आंसर। इसके अलावा आपको लगता है कि आपकी कोई भी समस्या है, शंका है। कल किसी विद्यार्थी ने कमेंट किया था कि सर आप अपना एक कांटेक्ट नंबर भी प्रोवाइड कर दीजिए। तो हमने आपको कांटेक्ट नंबर प्रोवाइड किया हुआ है, आप ध्यान से देखेंगे थंबनेल पे उसमें लिखा हुआ है। उसके अलावा अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में आप अपनी समस्या प्रॉब्लम को पोस्ट कर दीजिएगा, आपको आंसर बिल्कुल मिल जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। क्या अभी चर्चा में भी रहा था, न्यूज में भी रहा था ये स्थल। किस नदी के किनारे? ए अलकनंदा, बी भागीरथी, सी मंदाकिनी या डी गंगा। चलिए जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। जिसका उत्तर ए अलकनंदा आ रहा वो बिल्कुल सही है। अलकनंदा नदी के किनारे पर बद्रीनाथ का मंदिर स्थित है, बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर मैं बोलूंगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है। ए केन, बी बेतवा, सी सोन या डी चंबल। मध्य प्रदेश की नदियां, जिसने अच्छे से पढ़ा होगा ये टॉपिक वो गलत नहीं करेगा। और मैं फिर से बोलूंगा, यही वो क्वेश्चन है जो आपका 1-2 नंबर से रुक जाता है ना एमपीपीएससी, वो यही यही क्वेश्चन रुकते हैं। ये सिली मिस्टेक्स आपकी रुकती है। जिसका उत्तर ऑप्शन सी आ रहा है वो बिल्कुल सही है, सोन। सोन नदी यमुना नदी से नहीं मिलती। बाकी जो 3 नदी है, केन, बेतवा और चंबल, ये तीनों यमुना नदी में जाकर मिलती है। सोन नदी सीधे गंगा नदी में जाके मिलती है। क्या? गंगा नदी। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। ए महानदी, बी गोदावरी या सी नर्मदा या डी कावेरी। चलिए जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। जिसका भी उत्तर आ रहा है सी नर्मदा वो बिल्कुल सही है। नर्मदा चूंकि भ्रंश घाटी से होकर बहती है और भ्रंश घाटी से बहने के कारण उसमें गाद की कमी रहती है, इसलिए वो एस्चुरी बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती। वहीं महानदी, गोदावरी और कावेरी तीनों डेल्टा बनाती है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, कावेरी नदी का उद्गम है। ए सह्याद्री से, बी ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से, सी ग्वालियर पहाड़ी से या डी अमरकंटक से। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है। चलिए, 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित नहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। ए सरहिंद नहर, बी ईडन नहर, सी बिस्ट दोआब नहर या डी पूर्वी ग्रे नहर। तो दोस्तों, यहाँ पे जो ईडन नहर है इसे 1938 में दामोदर नदी से निकाला गया था। उस समय ये इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा चमत्कार था, यह बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। ये इंजीनियरिंग बहुत अच्छी चीज हमें देखने को मिलती है। कब? और क्योंकि 1938 का जमाना है, 1938 समझ लीजिए, जब बहुत ज्यादा अकाल आते थे हमारे बंगाल के आसपास के प्रांतों में, तो उससे निपटने के लिए 1938 में ईडन नहर को दामोदर नदी से निकाला गया था, बिल्कुल अंग्रेजों के समय में। भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से न्यागरा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है। ए बरकाना प्रपात, बी चित्रकूट प्रपात, सी रजत प्रपात या डी केवटी प्रपात। जिसका उत्तर आ रहा है बी चित्रकूट प्रपात वो बिल्कुल सही आ रहा है। चलिए, एक और क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, चित्रकूट जलप्रपात आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा ये बता दीजिए। जो चित्रकूट जलप्रपात आपको छत्तीसगढ़ राज्य में देखने के लिए मिलेगा। चलिए,
अगला क्वेश्चन है कयाल क्या है? ए तराई के मैदान, बी गंगा डेल्टा, सी दक्कन पठार की रेगड़, या डी केरल के लैगून। तो इसका सही उत्तर है डी केरल के लैगून। ठीक है, केरल के कई सारे लैगून हैं जो कयाल के रूप में वहां जाने जाते हैं। चलिए, भारत में सुनामी वार्निंग केंद्र अवस्थित है? ए चेन्नई में, बी विशाखापट्टनम में, सी हैदराबाद में, या डी पोर्ट ब्लेयर में। चलिए जल्दी जल्दी 10 सेकंड है आपके पास। जिसका उत्तर सी है बिल्कुल सही है, हैदराबाद में सुनामी वार्निंग केंद्र अवस्थित है। जब 2004 में भीषण सुनामी आई थी, उसके बाद हमने एक सुनामी केंद्र बनाया जिसका काम है सुनामी के आने के पहले वार्निंग देना। हाल ही में चक्रवात विपर्जॉय किस हिस्से में आया? ये करंट का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये जो हमारे नए टॉपिक ऐड हुए हैं उसमें करंट से कनेक्ट होकर आने वाला टॉपिक है, चक्रवात अलग से दिया गया है। तो चक्र विपर्जॉय किस हिस्से में आया? ए बंगाल की खाड़ी, बी हिंद महासागर, सी अरब सागर, या डी प्रशांत महासागर। सही उत्तर जल्दी से बताइए दोस्तों कमेंट करके। जिसका उत्तर ऑप्शन सी आ रहा है वो बिल्कुल सही है। ये चक्रवात विपर्जॉय अरब सागर में आया था। ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा के तट को बहुत बुरी तरीके से इसने प्रभावित किया है, और सबसे ज्यादा बात की जाए तो गुजरात को प्रभावित किया था इसने। हाल ही में अरब सागर में आए भयंकर तूफान विपर्जॉय का नाम किस देश ने रखा? ए बांग्लादेश, बी श्रीलंका, सी पाकिस्तान, या डी म्यांमार। जिन जिन विद्यार्थियों ने मेरी चक्रवात वाली तूफान देखी होगी उन्हें बहुत अच्छे से और डिटेल में पता होगा कि चक्रवातों के तो नाम कैसे रखे जाते हैं, क्यों रखे जाते हैं, उनके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है, बहुत डिटेल में मैंने बताया था। चलिए अभी यहाँ पे बताइए, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, म्यांमार, किसने नाम रखा विपर्जॉय? इसका आंसर है ऑप्शन ए, बांग्लादेश ने विपर्जॉय का नाम रखा हुआ है। चलिए 23वां प्रश्न है, सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का एक उदाहरण है? ए शीशम, बी ढाक, सी यूकेलिप्टस, या डी खेजड़ी। चलिए जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। चलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी खेजड़ी। खेजड़ी सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का एक उदाहरण है। हरिके बैराज इंदिरा गांधी नहर का प्रमुख जल स्रोत निम्न में से किन नदियों के संगम पर है? ए रावी और व्यास, बी झेलम और चिनाब, सी चिनाब और सतलुज, या डी व्यास और सतलुज। ठीक है, हरिके बैराज यहीं से इंदिरा गांधी नहर निकलती जो राजस्थान के कई सारे एरियो में सिंचाई का काम करती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी व्यास और सतलुज। ये दो नदियां जहां संगम करती है ना, वहीं से हरिके बैराज पर बनाया गया और वहीं से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है? आगे नहीं है पूछा है ना। ए बरगी, बी ओंकारेश्वर, डी इंदिरा सागर, या डी बाण सागर। चलिए जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी बाण सागर। बरगी, ओमकारेश्वर और इंदिरा सागर ये तीनों नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी की सहायक नदियों पर अवस्थित है। वही जो बाण सागर है ये सोन नदी पर अवस्थित बांध है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है? ठीक है, भारत का सबसे पुराना पूछा गया है ना, ध्यान दीजिएगा। देखिए पीएससी में जब भी क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ना और समझना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, ए मयूराक्षी, बी मचकुंड, सी पालीवर, या डी शिव समुद्रम। चलिए जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए। जिसका उत्तर ऑप्शन डी आ रहा है वो बिल्कुल सही आ रहा है। देखिए इस पूरी सीरीज में जो 50 प्रश्न है आपको इजी से इजी, और खासकर हम इजी भी वो क्वेश्चन लगते हैं जो मैक्सिमम सिली मिस्टेक्स कर देते हैं, जो विद्यार्थी बहुत आसान प्रवृत्ति की और सिली मिस्टेक्स करके आ जाते हैं। और वहीं उस स्तर के जो एमपीपीएससी के क्वेश्चन जो किसी से ही नहीं बनते, उस स्तर के भी प्रश्न यहाँ पर रखे गए हैं। तो देखिए भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र पहला तो दार्जिलिंग में लगाया गया था 1897 में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा भारत का अगर पहला पूछ लिया जाए ना तो पहला होता है 1897 में दार्जिलिंग में। ठीक है, जल विद्युत केंद्र जिससे बिजली बनाई गई थी। वहां के जो चाय के बागान है ना वो अंग्रेजों के लिए बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस के थे, इसलिए सबसे पहले जल विद्युत केंद्र उन्होंने वहीं पे लगाया था। और जो दूसरा है शिव समुद्रम वो 1902 में लगा था। ठीक है,
लेकिन इन ऑप्शन के अनुसार सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सयु समुद्रम, क्योंकि यहाँ पे दार्जिलिंग नहीं है। तो सबसे पुराना है तो दार्जिलिंग लगाना, और उसके बाद अगर दार्जिलिंग ना रहे तो सयु समुद्रम आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका एक भाग है? चंबल परियोजना, कोसी परियोजना, नर्मदा परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना। तो जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए, 10 सेकंड है आपके पास। और जिसका ये उत्तर गलत होगा ना तो समझना उसको मध्य प्रदेश थोड़ा और बेहतर तरीके से पढ़ने की जरूरत है, अभी समय भी है, पढ़ लीजिएगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, चंबल परियोजना। ठीक है, पढ़ा होगा ना चंबल परियोजना पे, गांधी सागर है, राणा सागर है, जवाहर सागर परियोजना, तीनों परियोजना बैक टू बैक है। दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई? 1945, 1946, 1947, 1948। भारत की सबसे पहली नदी घाटी परियोजना आजाद भारत की। इसका उत्तर है ऑप्शन डी 1948। मेरा जो घर है, मेरा जो होम टाउन है, वो भी इस नदी घाटी परियोजना के समीप ही स्थित है। अब आप कमेंट करके बताइएगा कि मेरा घर किस राज्य में है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जल विद्युत परियोजनाओं में से कौन सी परियोजना भारत ने भूटान के सहयोग से बनाई है? ए दुलस्ती बांध, बी लोकटक बांध, सी चुक्का बांध, या डी ब्रह्मपुत्र बांध। चलिए जिसका उत्तर आ रहा है ऑप्शन सी चुक्का बांध, वो बिल्कुल सही है। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, तिलैया बांध किस नदी पर निर्मित है? ए दामोदर, बी बराकर, सी स्वर्ण रेखा, या डी उसरी। चलिए बताइए जल्दी जल्दी। जिसका उत्तर ए दामोदर आ रहा है वो बिल्कुल सही है। तिलैया बांध दामोदर नदी पे देखने के लिए मिलेगा। चलिए 31वां क्वेश्चन है, दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन किस नदी पर अवस्थित है? ए ब्यास, बी चिनाव, सी रावी, या डी सतलज। चलिए जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। जिसका उत्तर आ रहा है ऑप्शन बी चिनाव, वो बिल्कुल सही है। चलिए 32 क्वेश्चन है, गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? बिहार और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, बिहार व बंगाल, बिहार व मध्य प्रदेश। आपको मैं बता दूं एमपीपीएससी में आया वाला क्वेश्चन है ये। तो इसका सही उत्तर है बिहार और उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय। ध्यान रखिएगा, देश का पहला कृषि विद्यालय पूछा है। JNKVV जबलपुर, GBPAU पंतनगर, PAU लुधियाना, RAU बीकानेर। चलिए जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए। मैं इनके फुल फॉर्म भी बता दूं, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर, गोविंद वल्लभ पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पंतनगर, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना, राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बीकानेर। इसका सही उत्तर है GBPAU पंतनगर। ये देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय था, ध्यान रखिएगा, देश का पहला। हरित क्रांति के जनक भारत में कौन थे? ए डॉक्टर स्वामीनाथन, बी डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ऑप्शन सी डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया, या डी नॉर्मन बोरलॉग। जल्दी उत्तर दीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, अब जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा ना, हरित क्रांति के जनक, बहुत से लोग एकदम जोश में आ गए होंगे, तुरंत लगा दिया होगा नॉर्मन बोरलॉग, और हो जाएगी उनकी सिली मिस्टेक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भारत में पूछा है ना, भारत में ध्यान रखिएगा कौन थे? डॉक्टर स्वामीनाथन। ठीक है, विश्व में पूछेंगे तब आएंगे नॉर्मन बोरलॉग। चलिए अगला प्रश्न है, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? स्ट्रॉबेरी से, अंगूर से, प्याज से, चुकंदर से। चलिए जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी प्याज से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, फसलों के आधार पर बेमेल बताइए। धान, ज्वार, मक्का, गेहूं, इसमें से कोई एक फसल बाकी सब तीनों से अलग है। चलिए जल्दी उत्तर दीजिए। जिनको खेती किसानी का थोड़ा भी नॉलेज होगा वो बहुत आसानी से उत्तर दे देंगे, और जो इसका गलत उत्तर देंगे या जिसे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको थोड़ा सा अपने गांव जाकर घूम के आने की बहुत बहुत आवश्यकता है। शहरों में आप ज्यादा रह लिए। ठीक है, सही उत्तर है ऑप्शन डी गेहूं। धान, ज्वार और मक्का ये सब आपकी खरीफ की फसल है, वही गेहूं जो है वो आपकी रबी की फसल है।
क्रिटिकल निम्न में से किन दो के बीच का संकर क्रॉस है? एक नई फसल बनाई गई है ये, क्रिटिकल नहीं हो, ट्रिटिकल है। ट्रिटिकल किन दो के बीच का संकर क्रॉस है? ठीक है, जौ एवं राई, गेहूं एवं जौ, गेहूं एवं जौ और गेहूं एवं राई। बताइए, ट्रिटिकल नाम की जो नई फसल बनाई गई है वो किन दो के संकर से बनाई गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, गेहूं एवं राई को मिला के हमने एक ट्रिटिकल नाम का बीज बनाया है जिसमें इन दोनों के गुण आपको एक साथ मिल जाएंगे। पहला डीला खान किस खनिज से संबंधित है? ये बहुत प्रसिद्ध खान है, बहुत सारे एग्जाम में आती है। ए लोहा, बी कोयला, सी मैग्नीज या डी अभ्रक। चलिए, तो जिसका उत्तर आ रहा है ए लोहायस बिल्कुल सही है। और बेला डीला खान कहाँ स्थित है, किस राज्य में है? जल्दी बताइए। छत्तीसगढ़ में स्थित है ना। भारत के किस राज्य में चांदी के भंडार नहीं है? ए उड़ीसा, बी आंध्र प्रदेश, सी गुजरात या डी झारखंड। चलिए, भारत मिनरल रिपोर्ट्स आई थी एक 2017 में, उसमें बताया गया था कि गुजरात में चांदी के बिल्कुल भी भंडार नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी गुजरात। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, झारखंड तीनों जगह चांदी के भंडार देखने के लिए मिलेंगे। मध्य प्रदेश में भी चांदी के भंडार मिलते हैं। चलिए, 40वां क्वेश्चन है, मलाजखंड किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ए लिग्नाइट, बी तांबा, सी मैग्नीज या डी लौह अयस्क। चलिए जल्दी जल्दी बताइए, ये भी सिली मिस्टेक्स वाला क्वेश्चन है ना। इसका उत्तर है बी तांबा। और मलाजखंड की खान आपको कहां देखने के लिए मिलेगी? तो बालाघाट जिले में। सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहां पाया जाता है? ए मरकाना, मकराना, बी जबलपुर, सी जैसलमेर या डी सिंहभूम। चलिए जल्दी जल्दी उत्तर लगाइए। जिसका उत्तर ऑप्शन ए मकराना बिल्कुल सही है। मकराना में भारत के सबसे उत्तम क्वालिटी का संगमरमर पाया जाता है। मकराना आपको राजस्थान में देखने के लिए मिलेगा। और हमारा जो ताजमहल है वो भी यहीं के पत्थरों को काट के बनाया गया है। आप कोलकाता जाएंगे, वहां का जो विक्टोरिया मेमोरियल है वो भी मकराना संगमरमर से ही निर्मित है। और एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, जो विक्टोरिया मेमोरियल है उसका हाल ही में नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है? ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये करंट का क्वेश्चन है। तालचेर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? चलिए जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। ए आंध्र प्रदेश में, बी छत्तीसगढ़ में, सी झारखंड में या डी उड़ीसा में। तो तालचेर आपको देखने के लिए मिलेगा ऑप्शन डी उड़ीसा में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, किस राज्य में लिग्नाइट कोयला की विशालतम भंडार है? ए गुजरात, बी केरल, सी तमिलनाडु, सी राजस्थान या डी तमिलनाडु। चलिए जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए। जिसका ऑप्शन डी तमिलनाडु है वो बिल्कुल सही है। क्या आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं, आपका प्री क्वालिफाई होने ही वाला है, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ठीक है, और जिन जिन का गलत है उन्हें और पढ़ाई करने की आवश्यकता और हमारे चैनल को लगातार फॉलो करने की जरूरत है। ठीक है, ऐसी सीख मिलते रहेगी आपको। चलिए 44वां प्रश्न है, भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई है? ए हल्दिया, बी डिगबोई, सी कोयली या डी मथुरा। इसका सही उत्तर है बी डिगबोई में। ठीक है, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य की प्रथम वन नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? ए 1948, बी 1952, सी 1956 या डी 1971। इसका सही उत्तर है बी 1952। 1952 को मध्य प्रदेश की प्रथम वन नीति आई थी, उसके बाद इसे अपडेट कर दिया गया था 2005 में। चिड़ी खो झील किस अभ्यारण्य में देखने के लिए मिलेगी? ए सैलाना अभ्यारण्य, बी राला मंडल, सी नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य या डी घाटी गांव अभ्यारण्य। चलिए जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए। जिसका उत्तर आ रहा है ऑप्शन सी नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य बिल्कुल सही है। इसी के नाम पे कई बार इसको चिड़ी खो अभ्यारण्य भी बोल दिया जाता है और नरसिंहगढ़ को मालवा का कश्मीर भी बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक वन घनत्व पाया जाता है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ए माधव राष्ट्रीय उद्यान, बी पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान या डी संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। चलिए जल्दी जल्दी बताइए। जिसका भी ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन ए माधव राष्ट्रीय उद्यान वो बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया था? ऑप्शन ए 1971, ऑप्शन बी 1974, ऑप्शन सी 1978 या ऑप्शन डी 1986। इसका सही उत्तर है ऑप्शन
बी 1974 में कान्हा किसली को प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। चलिए अगला प्रश्न, डोलोमाइट खनिज मध्य प्रदेश के किस जिले से प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन ए बैतूल, ऑप्शन बी झाबुआ, सी मुरैना या डी मंडला। चलिए जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए। तो डोलोमाइट आपको देखने के लिए मिलेगा ऑप्शन बी झाबुआ, झाबुआ सही उत्तर है। चलिए अंतिम प्रश्न है, ऑप्टिकल फाइबर कारखाना मध्य प्रदेश के किस जिले में देखने के लिए मिलेगा? ए रायसेन, बी भोपाल, सी विदिशा या डी इंदौर। चलिए जल्दी जल्दी आंसर लगाइए। तो सही उत्तर है दोस्तों ए रायसेन। ठीक है, बहुत लोगों को आ नहीं रहा होगा, उसका रीजन ये है कि आपने बुक में पढ़ा होगा मंडीदीप। अब मंडीदीप आता है रायसेन जिले में, पर बहुत सारे लोग उसको भोपाल जिला समझते, तो ये गलती मत कीजिएगा। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है जो हमारे 1-2 नंबर से हमारे एग्जाम को रुकती है ना। तो चलिए आज के प्रश्न यही समाप्त होते हैं। दोस्तों लगातार हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी हमारे नए वीडियोज आएंगे उनकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाएगी। और ध्यान रखिएगा, हमने बहुत कुछ प्लान किया हुआ आपके लिए। 2024 प्री तक बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हम आपके लिए लेके आने वाले हैं, तो भूल मत कीजिएगा स्किप करने की, क्लास को छोड़ने की। रेगुलर जो क्लास होगी उसको अटेंड कीजिए और निश्चित तौर पे जब आपका एग्जाम आएगा उस दिन तक आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे। इसके अलावा भी जो आपकी समस्या है, प्रॉब्लम है, डाउट है, उसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए और टेलीग्राम चैनल पे हम पे जरूर कमेंट करके हमसे पूछिएगा। इन सब के लिए आप, इन सारी चीजों के लिए आपसे किसी भी प्रकार का कोई भी शुल्क नहीं लिया जा रहा है। ठीक है, केवल आप ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए, वही हमारे लिए जरूरी है। अच्छा एक चीज क्या होती है, कई बार जब फ्री की चीजें देते हैं ना, तो फ्री के लोग भी ज्यादा आ जाते हैं। तो जो भी इररिलेवेंट लोग रहेंगे, इररिलेवेंट कमेंट्स करेंगे या टेलीग्राम पे जबरदस्ती के प्रश्न पूछेंगे, उन्हें ग्रुप से बहुत जल्दी रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, तो केवल वही डाउट पूछिए जो हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है, एग्जाम के लिए आवश्यक है। ठीक है, ताकि आपका भी समय बचे, हमारा भी समय बचे और केवल जो सीरियस अभ्यर्थी है वो शांति से अपनी पढ़ाई कर सके। चलिए थैंक यू, धन्यवाद। मिल लेंगे हम जल्दी ही अगली क्लास में। थैंक यू।